पढ़ रहे थे क्लास 9th के बायोलॉजी का चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। और अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा व्हाई डू वी फॉल इल, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कुछ वायरल डिजीजेस के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को कुछ या बताऊंगी कुछ बैक्टीरियल डिजीज एंड वन प्रोटोजोअन डिजीज। क्लियर? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज यानी वैसे डिजीज जिसका पैथोजन कौन होगा? बैक्टीरिया होगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1 डिजीज इज ट्यूबरकुलोसिस। अब यहाँ नंबर 1 डिजीज से आप लोग ये मत समझ लेना कि इसे नंबर 1 डिजीज माना गया है, नहीं, वैसी बात नहीं है। आज के इस वीडियो का जो फर्स्ट डिजीज है वो है ट्यूबरकुलोसिस। मैं कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी मिले और अपने हेल्थ के प्रति आप लोग कंसर्स हो जाइए। तो ट्यूबरकुलोसिस, जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है टीबी, टीबी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मैंने पहले ही बताया था, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी कि वो पैथोजन जिसके द्वारा ये बीमारी होती है, तो ये बैक्टीरिया है। इसका नाम क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, भाई बायो है थोड़ा सा नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका मोड ऑफ इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ये किस चीज के द्वारा स्प्रेड करता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल हेल्दी पर्सन? वो होता है वाटर ड्रॉपलेट्स। लेट अस सपोज यदि किसी एक पर्सन को टीबी है और आप उसके संपर्क में आते हैं, आप यहाँ खड़े हैं, वो इन्फेक्टेड पर्सन यहाँ खड़ा है, आप दोनों आपस में बात कर रहे हो, तो इसके बोलने के क्रम में जो इसके माउथ से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेगा वो यदि आपने इनहेल कर लिया यानी सांस के द्वारा आपके अंदर यदि वो चला गया तब क्या होगा? आपको भी टीबी होने की संभावना है, ठीक है। इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो शायद आपको ना हो, बट मैक्सिमम केसेस में आपका वो टीबी हो जाता है ना। सिम्टम्स, अब इसका सिम्टम्स क्या होगा? एक्चुअली सुनने में तो ऐसा लगता है कि भाई टीबी है तो नेचुरली कफ एंड पेन इन चेस्ट, ये आपका होना ही होना है। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है वो सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं है। हाँ, मैक्सिमम केसेस में ये लंग्स को ही अफेक्टेड करती है, क्योंकि इसे हम लोग अपने नोज के द्वारा इनहेल करते हैं। और ये अगर कोई भी चीज़ एयरबॉर्न डिजीज है और उसे नोस्ट्रिल के द्वारा हम लोगों ने इनहेल किया है अपनी बॉडी में, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट करेगा और फाइनली वो लंग्स को अफेक्ट करेगा। तो यदि वो उसने लंग्स को अफेक्ट किया तो भाई खांसी रहेगी, पेन रहेगा। पर कभी कभी टीबी का जो बैक्टीरिया है यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो बोन को भी अफेक्ट करता है। वो हमारे बॉडी के किसी बोन में यदि जाकर अपना डेरा डंडा जमा ले कि भाई मुझे यही रहना है, तो उसे कहते हैं बोन टीबी। क्लियर? यानी कि वो टीबी ही की बीमारी है, उसमें यही बैक्टीरिया है, बट उसका जो घर है वो लंग्स ना हो करके बोन है। कभी कभी हो जाता है ब्रेन टीबी, यानी कि वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो ब्रेन में जाकर अपना घर बना लेता है। क्लियर? तो भाई टीबी के नाम से आप ये नहीं समझना कि सिर्फ सर्दी और ये खांसी वाली टीबी। हाँ, मैक्सिमम यानी कि मोर देन 95% जो टीबी होता है वो लंग्स वाला ही टीबी होता है। तो इसलिए जनरली सारे बुक्स में यही लिखा हुआ रहता है। तो इसका सिम्टम क्या होगा? भाई कफ होगा, पेन होगा यदि बोन टीबी है या ब्रेन टीबी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जिस भी पार्टिकुलर एरिया में वो पैथोजन मौजूद है वहाँ स्वेलिंग हो जाएगा, वहाँ पेन स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे वहाँ पे पस बनना शुरू हो जाएगा और फिर डॉक्टर्स टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ ये बैक्टीरिया है और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इट इज़ वेरी क्यूरेबल डिजीज, आसानी से इसका क्योर हो जाता है। यदि किसी भी पर्सन को टीबी हो जाए तो बिल्कुल भी मत डरिए, आराम से आपको फ्री में गवर्नमेंटल हॉस्पिटल में भी आपको दवाई मिलेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो मिलेगी ही मिलेगी, गवर्नमेंटल हॉस्पिटल में भी मिलेगी आसानी से। आपने टेलीविजन पे अक्सर एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा, डॉट, ठीक है, डॉट इट इज द नेम ऑफ अ मेडिसिन फॉर दिस डिजीज, टीबी। टीबी के लिए वो एक दवाई है जिसका नाम है डॉट, और वो आसानी से गवर्नमेंटल हॉस्पिटल में मिल जाता है। इसका पूरा कोर्स लेना पड़ता है, डॉक्टर जितना भी, लगभग 3 महीने का ये कोर्स होता है,
या फिर वो तो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना सेवियर कंडीशन में है। तो डॉक्टर्स उसे जितना भी दिन का कोर्स लेने को कहते हैं वो कोर्स लेना चाहिए। हाँ, बीच में आप कोर्स कभी मत छोड़ना। अगर किसी को टीबी हो जाए, ठीक है, तो उस पर्सन को कभी भी कोर्स नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर ने जितने भी दिन मेडिसिन को खाने के लिए कहा है वो जरूर खाना चाहिए। अपने मन से आप अपना इलाज मत कीजिए कभी भी, हमेशा डॉक्टर से ही परामर्श लीजिए और डॉक्टर जैसा कहे वैसा कीजिए, नहीं तो आपकी एक छोटी सी बीमारी भी बहुत बड़ी बन सकती है ना। साथ में कुछ डाइट भी मैं बता दूं, जो भी टीबी के पेशेंट्स होते हैं उन्हें कुछ गर्म चीज खाना चाहिए। गर्म चीज कहने का मतलब, चूंकि उसका मेडिसिन उस तरह का रहता है कि गर्म चीज में लोग कहते हैं नॉनवेज, तो भाई जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग नॉनवेज खा सकते हैं। अब जो लोग वेजिटेरियन हैं क्या उन्हें भी नॉनवेज खाना चाहिए? वैसी बात नहीं है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, गर्म चीज कहने का मतलब कि हाई रिच डाइट, जिसे हम लोग कहते हैं रिच डाइट आप खाइए। गर्म चीज का ये मतलब नहीं कि गरम गरम खाना शुरू कर दीजिए, गर्म पानी, ठीक है, गर्म पानी पीना फायदेमंद होता है, ठीक है। गर्म खाना यानी कि फ्रेश फूड वो खाना फायदेमंद होता है। आपको रिच डाइट लेना है ताकि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और आप जो भी एंटीबायोटिक खाएं वो अच्छे से काम कर सके। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग आराम से मजे में नॉन वेज खाइए, ये खाना चाहिए। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोगों को क्या करना चाहिए? रिच डाइट लेना चाहिए। जैसे ड्राई फ्रूट्स काफ़ी मात्रा में लेना चाहिए, तरह तरह के वेजिटेबल्स के सूप बनाकर पीने चाहिए, उसमें बटर डालकर खाना चाहिए। तुलसी का सेवन, यानी कि तुलसी जो है वो हमेशा हर एक बीमारी में फायदेमंद होता है, उसका कोई कहीं साइड इफेक्ट नहीं होता। इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिनल प्लांट। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को कहा था। और अभी कोरोना काल में मैं हर समय लोगों को कहती हूँ कि डेली तुलसी का पत्ता, ठीक है, लीव्स ऑफ तुलसी आप लोग खाइए, साथ में हो सके तो उसका काढ़ा भी पीजिए। बाय द वे आप टीबी में भी ये काम कर सकते हैं। तो इसका कंट्रोल क्या है? इसका कंट्रोल है कुछ नहीं, डॉक्टर्स, मैं डॉट्स का कोई प्रचार एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ। डॉट्स एक कंपनी है जो कि गवर्नमेंटल हॉस्पिटल में मिलता है, वो एंटीबायोटिक देता है। तो डॉक्टर्स के पास जाइए, वो जो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन देंगे, ठीक है। यदि किसी को फैमिली में खांसी हो गई और वो खांसी काफ़ी समय तक नहीं ठीक हो रही हो, आप कफ सिरप ले रहे हैं वो नहीं ठीक हो रही है, आप हल्दी दूध पी रहे हो, आप तुलसी काढ़ा पी रहे हो, कि मैम आपने तो बताया था, ऐसे जनरल हर साल बच्चे मुझसे बोलते हैं, मैम आपने तो बोला था कि तुलसी काढ़ा पी लो ठीक हो जाएगा, आपने तो बोला था कि भाई हल्दी दूध पी लो ठीक हो जाएगा। भाई जब बॉडी के अंदर पैथोजेंस है तो उसे मारने के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ तो खाना चाहिए। तो इसलिए डॉक्टर्स के साथ आप कंसल्ट कीजिए, वो जो भी एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, खांसी अगर लंबे समय तक ठीक नहीं हो रही है तो फिर डॉक्टर्स ही खुद उसका जांच करवा देंगे, यानी उसका टेस्ट करवा देंगे, और यदि ये माइकोबैक्टीरियम आपकी बॉडी में पाया गया तो फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा। ये डरने वाली कोई बीमारी नहीं है कि उसे टीबी हो गया तो बहुत खतरनाक बीमारी है, ऐसी बात नहीं है। टीबी इट इज अ वेरी कॉमन डिजीज ना। इसका प्रिवेंशन भी है। इसका प्रिवेंशन क्या? इम्यूनाइजेशन, यानी वैक्सीन, और इस वैक्सीन का नाम है BCG। आप सभी को बचपन में जन्म लेते ही ये BCG का वैक्सीन पड़ा होगा, ये आपको याद नहीं होगा, आप अपनी मम्मी से पूछिए, सभी बच्चे को पड़ता है। जन्म लेने के तुरंत बाद उन्हें DPT और BCG का टीका यानी वैक्सीन डाला जाता है, और ये BCG ट्यूबरकुलोसिस से ही लड़ने के लिए होता है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, बचपन में वो इम्यूनाइजेशन हो जाता है, बट बड़े होने के बाद ऐसा नहीं कि आपको BCG का वैक्सीन पड़ा हुआ है तो आप आसानी से किसी भी टीबी वाले इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए तो आप सुरक्षित हो गए। हाँ, आसानी से आपको नहीं होगा, बट ये हो सकता है। इसका पूरा नाम है BCG का बैसिली कामेट गुएरिन वैक्सीन, ठीक है। और इसमें क्या करना चाहिए? जिस भी पेशेंट को टीबी हो जाए आप उसे आइसोलेट कर दीजिए, यानी यदि आपके फैमिली मेंबर में, भगवान ना करे, यदि आपके फैमिली मेंबर में किसी को टीबी हो जाए तो उसे आप आइसोलेट कर दीजिए, उसका एक अलग कमरा हो जाना चाहिए ताकि ये बीमारी किसी दूसरे पर्सन को ना फैले। और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ये था ऑल अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। द सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कॉलेरा। कॉलेरा भी काफ़ी कॉमन डिजीज है, जो कि जब मौसम बदलता है, खास करके बारिश के दिनों में ये बीमारी आसानी से हो जाती है, क्योंकि बारिश के दिनों में बैक्टीरियल ग्रोथ यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है।
इस वजह से ये बीमारी इन सीजन में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका जो बैक्टीरिया है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, वो है विब्रियो कॉलेरी। ये बैक्टीरिया है जो कि कॉमा शेप्ड का होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी गंदा खाना और पानी। ठीक है, आप ठेले पर के सामान को खाइए, बिल्कुल खाइए, मैं ये नहीं कहती कि आपको लाइफ में एंजॉय नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, बट जब बारिश का सीजन हो तो उस समय थोड़ी सावधानी बरतिए और जहाँ भी आपको दिखे कि थोड़ा गंदा खाना या पानी है वो आप नहीं खाइए। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर ये मेजर सोर्स है, इसी से फूड पॉइजनिंग होती है एंड कॉलरा। इसका सिम्टम्स में सबसे पहला तो वॉमिटिंग होगा एंड लूज मोशन होगा। लूज मोशन जिसे हम लोग एक्यूट डायरिया बोलते हैं। डायरिया इट मीन्स लूज मोशन, लेकिन एक्यूट डायरिया यानी काफ़ी सीरियस डायरिया हो जाता है, लूज मोशन होता है। और लूज मोशन में जो स्टूल निकलता है वो स्टूल आप देखकर पहचान सकते हो कि ये कॉलरा है या नॉर्मल लूज मोशन है या नॉर्मल डायरिया है। उसमें जो स्टूल होता है वो राइस वाटर की तरह उसका अपीयरेंस होता है। राइस वाटर यानी चावल का पानी। मम्मी लोग जो घर में चावल पकाती है, यानी चावल जो भात बनता है उससे जो पानी निकलता है, कुछ उस तरह के अपीयरेंस वाला स्टूल हो जाता है, तो उसे देखकर पता लगाया जा सकता है। एंड वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग एंड फ्रीक्वेंट लूज मोशन होता है, यानी बहुत जल्दी जल्दी वॉमिटिंग होता है और लूज मोशन होता है। इससे पता चल जाता है कि भाई ये कॉलरा है। इसके लिए कंट्रोल में भी हम लोग एंटीबायोटिक दिया जाता है, डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं। मैं यहाँ 2 एंटीबायोटिक के नाम लिख रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से इसे जाइए और ले लीजिए, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोएम्फेनिकोल, ठीक है, ये 2 एंटीबायोटिक है जो जनरल वे में कॉलरा के पेशेंट को दिया जाता है। साथ में ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसलिए देना जरूरी है क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में पानी बॉडी से निकल जाता है वाया वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। इन दोनों के कारण पानी की कमी शरीर में हो जाती है और सारा का सारा ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है। इसलिए ORS का घोल आपको जरूर पीना चाहिए। 1 लीटर वाटर लीजिए, साफ पानी लीजिए। अगर आपके यहाँ फिल्टर नहीं है तो पानी को 5 से 10 मिनट तक अच्छे से बॉयल कर लीजिए, फिर उसे ठंडा करके वो आपका साफ पानी तैयार हो जाएगा। उसमें 1 पैकेट ORS का घोल डाल लीजिए 1 लीटर पानी में और हर थोड़े थोड़े देर पर उसे पीते रहिए। साथ में आप चावल का पानी, जिसे माड़ कहा जाता है, ठीक है, चावल का पानी आप ले सकते हो, डाब ले सकते हो, ठीक है। आप अगर आप ORS ऐसे भी यदि कभी आपको थोड़ा सा लूज मोशन यदि हो जाए तो आप ORS का घोल ले लीजिए, ठीक है। यदि नहीं भी है आपके पास तो आप क्या कर सकते हो, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 या 1.5 चम्मच चीनी डाल लीजिए, उसे घोल लीजिए और उसमें 2 चुटकी नमक डाल लीजिए। आपका ORS का घोल तैयार हो जाता है। आप उसे थोड़े थोड़े देर पर ले सकते हैं। ये तो मैंने घरेलू उपचार बताया और ये ट्रीटमेंट भी बताया, पर इसका प्रिवेंशन क्या है, आखिर वो क्या काम करे जिससे कि कॉलरा हो ही नहीं, क्योंकि मैंने तो अपने एक वीडियो में आपको बताया ही है, प्रिवेंशन इज व्हाट, बेटर देन क्योर। तो हमेशा क्लीन फ्रेश फूड एंड वाटर खाना चाहिए, साथ में प्रॉपर सैनिटेशन। आप जहाँ भी सैनिटेशन करने जाते हो, ठीक है, यूरिनेशन करने एंड आप ये सारे कामों के लिए जाते हो तो वो साफ सुथरे जगह पर ही जाना चाहिए। ये था अबाउट ट्यूबरकुलोसिस एंड कॉलेरा। थर्ड बैक्टीरियल डिजीज जो कि मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है टाइफाइड। इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन डिजीज, आप सभी ने इसका नाम सुना भी है। टाइफाइड के लिए जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, नेचुरली बैक्टीरियल डिजीज है तो बैक्टीरिया ही होगा, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। और इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये भी कॉन्टामिनेटेड यानी गंदा खाना और पानी खाने से ये बीमारी हो जाता है। इसका क्या क्या सिम्टम है, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस फीवर लगता है, साथ में स्टमक पेन होता है, पेट में दर्द रहेगा, क्योंकि ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये गंदे खाने और पानी के द्वारा हमारी बॉडी में जा रहा है। तो नेचुरली ये किस ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करेगा, गट को, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को। ये जाकर इंटेस्टाइन में अपना घर बना लेता है और वहां पर ये जाके इन्फेक्शन काउज करता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन के कारण हम लोगों को फीवर आ जाता है। और चूंकि इंटेस्टाइन में ये अपना घर बनाता है इसीलिए वो उसमें इसके कारण स्टमक पेन होता है ना।
इसका क्या कंट्रोल है? अब नेचुरली भी बैक्टीरियल डिजीज है तो क्या कंट्रोल होना चाहिए? एंटीबायोटिक ड्रग। नाउ इसका प्रिवेंशन, अब क्या प्रिवेंशन हम लोग ले सकते हैं? तो पहला तो वैक्सीनेशन इसके लिए भी मौजूद है, वैक्सीन इसके लिए भी मौजूद है जिसका नाम है टैब वैक्सीन। बट ये टैब वैक्सीन लेने के बाद कुछ समय तक है कि आपको टाइफाइड नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के बाद होगा, क्योंकि वैक्सीन जो होता है ना दो तरह का होता है। जैसे टेटनस का वैक्सीन सभी बच्चे ले लेते हैं, तो एक बार आपने टेटवैक लिया यानी टेटनस के लिए वैक्सीन लिया, 6 महीने तक वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी रहेगा, ठीक है, टेटनस के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। लेकिन 6 महीने के बाद वो खत्म हो जाता है। और कुछ वैक्सीन जैसे चिकन पॉक्स के वैक्सीन लाइफ टाइम तक हमारी बॉडी में रहते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है। तो या दूसरा कि क्लीन वाटर एंड फूड हम लोगों को खाना चाहिए ताकि ये बीमारी ना हो। तो ये 3 मैंने आप लोगों को पढ़ाया, बैक्टीरियल डिजीज, और अब मैं एक डिजीज के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ जो कि है प्रोटोजुअन डिजीज, यानी जो कि प्रोटोजुआ से होता है। और वो क्या है? वो है मलेरिया। ये भी कॉमन है, मैंने सारे कॉमन डिजीज सिलेक्ट किए हैं जो कि कॉमनली सारे पीपल्स जानते हैं, उनके बारे में जानना भी चाहिए, बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है हमें पढ़ने से। है मलेरिया। मलेरिया का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटोजोआ, और जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। क्लियर? ये कैसे फैलता है? ये फैलता है वेक्टर के द्वारा। वेक्टर क्या होता था? वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड कराने का काम करता है। और यहाँ पर वेक्टर कौन है? यहाँ पर वेक्टर कोई फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं, ठीक है, फिजिक्स में भी आपने वेक्टर पढ़ा है, क्लास 9 में ही पढ़ा है आपने, ठीक है, वो वेक्टर नहीं। यहाँ पर वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म का नाम है, और यहाँ वो वेक्टर का काम कौन करता है, यानी कि डिजीज कौन फैलाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट कौन करने का काम करता है, वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, यानी सिंपल भाषा में मच्छर जो हमें काटता है। तो भाई ये जो मॉस्किटोज होते हैं ना वो काफी तरह के होते हैं, ठीक है, डेंगू भी उससे होता है, मलेरिया भी उससे होता है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं मच्छर के काटने से, फाइलेरिया भी उससे होता है। तो वो सारे अलग अलग प्रकार के मॉस्किटोज के द्वारा होता है। तो मलेरिया होता है किसके द्वारा होता है? एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा होता है, जो कि फीमेल्स होती है। और फीमेल्स से क्यों काटती है मैंने पहले भी बताया है, इसलिए बिकॉज उन लोगों को अंडा देना होता है और उसके लिए उन लोगों को ज्यादा प्रोटीन चाहिए होती है ना। उसके सिम्टम्स क्या है? तो ये मलेरिया का जो बीमारी होता है वो उसका सिम्टम्स होता है हाई फीवर, और ये हाई फीवर जो है ना पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक का मतलब कि हर एक कुछ घंटे पे ये रिपीट होता है। जो मलेरिया का फीवर है ना वो हर एक कुछ घंटे पर, किसी पेशेंट को 6 घंटे पे, किसी पेशेंट को 8 घंटे पे वो रिपीट होता है, और वो 3 स्टेज में होता है। यहाँ मैंने 3 स्टेज का नाम लिखा है, दिस इज कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज में क्या होगा कि पेशेंट को काफी ठंड लगेगी, शिवरिंग, यानी कि काफी उससे ठंड लगेगी और वो दलदलाने लगेगा। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद उसे हाई फीवर इट मीन्स 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना ज्यादा फीवर हो जाएगा उसे, काफी हाई फीवर, 6-7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वो पहुंच जाता है उसके बॉडी का टेम्परेचर। और फिर थोड़ी देर के बाद आएगा स्वेटिंग स्टेज, यानी काफी पेशेंट का पसीना गिरेगा और फिर बुखार खत्म। फिर 6 से 8 घंटे के बाद फिर से वो सेम सिम्टम्स आना शुरू हो जाएगा। यही पहचान होती है मलेरिया की। ऐसे भी टीवी में आपने एक ऐड देखा होगा, जारा देकर आए बुखार, समझो मलेरिया का है प्रहार। सुना है आप लोगों ने, टेलीविजन पढ़िए, ठीक है। उसमें क्या बताया गया था कि हमें मच्छरों से बचकर रहना चाहिए, ये मैं प्रिवेंशन में बताऊंगी ना। इसका कंट्रोल क्या है? कंट्रोल सिर्फ एक कंट्रोल है, कोई सी भी कंपनी की दवाई मलेरिया के लिए मेडिसिन बनाए, चाहे आपको मार्केट में किसी भी कंपनी का नाम मिल जाए, ठीक है, ABCDXYZ एनीथिंग, कंपनी के नाम से हमें मतलब नहीं होता है। उसका जो मेन केमिकल है वो आयुर्वेदा ही है। आयुर्वेदा इट मीन्स कि वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचर से। एक पौधा होता है सिंकोना ट्री, और उस सिंकोना को हम लोग कुनैन भी कहते हैं। तो उससे कुनैन ड्रग यानी कि सिंकोना ट्री से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो केमिकल,
वो होता है क्विनाइन ड्रग, जिसे हिंदी में क्विनाइन कहा जाता है, ठीक है। और यही सिर्फ यही है मलेरिया का ट्रीटमेंट। इज दैट क्लियर ना? मैं एक जानकारी बता दूं कि आप जब भी मलेरिया, जिसे भी मलेरिया होता है, ठीक है, मुझे भी हो चुका है इसलिए मैं अच्छे से जानती हूँ, और ये घरेलू उपचार भी मैं बताती हूँ, सभी बच्चों को बताती हूँ हर साल। क्विनाइन का ड्रग आपको तो लेना ही लेना है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेडिसिन नहीं लीजिए, ये आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रोटोजो आपकी बॉडी में मरेगा नहीं। ये काफी गर्म दवा होता है, काफी गर्म मेडिसिन होता है ये, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट को हटाने के लिए जितना ज्यादा हो सके पेशेंट को गाय का दूध, ठीक है, काउ मिल्क देना चाहिए। वो नहीं जो पैकेट में मिलता है, वो जो आप मिल्कमैन से यानी कि ग्वाले से आप डायरेक्ट खरीद लो, अच्छा गाय का दूध जितना हो सके उस पेशेंट को पिलाना चाहिए। ये दादी नानी के नुस्खे हैं, परंतु ये बहुत ही काम आने वाले नुस्खे होते हैं, ठीक है। आपको दवा लेनी है, आपको अच्छा डाइट लेना है। हाँ, जो भी बेचारा मलेरिया का पेशेंट होगा उसे वॉमिटिंग टेंडेंसी बनी रहेगी, उसे भूख नहीं लगेगी, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, तो आप वो सारा उपाय कीजिए जिससे कि उसकी भूख जगे, ठीक है, और वो खाना खाए, साथ में दवा तो देना ही है, और जितना हो सके उसे गाय का दूध। अब अगर ये मैं कह दूं और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यदि घर में किसी को मलेरिया होगा, मैम ने कहा था बहुत सारा गाय का दूध लो बेटा, एक दिन में 4 लीटर दूध पी लो, वैसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूध, दिन में 2 से 3 टाइम 4 टाइम जितना वो पिए, थोड़ा थोड़ा दूध, ये नहीं कि उसे इतना पिला दे कि उसे वॉमिटिंग हो जाए। ये मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया, ये किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ रहता है ना। प्रिवेंशन क्या है? अब ये किसके कारण से हुआ? मच्छर के काटने से हुआ ना। आपको वो सारा उपाय करना है जो कि मॉस्किटो बाइटिंग से आपको बचाए। ये जो मैंने अभी एड दिखाया था टेलीविजन वाला, वो इसलिए बताया था कि उस एड में आप यूट्यूब पे जाओ, अभी आजकल तो नहीं दे रहा है न्यूज में या कभी भी किसी भी टीवी चैनल्स पे, आप यूट्यूब में जाकर के इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आपको दिखते रहते हैं, वो आप देख सकते हो। वैसे आप लोगों ने देखा होगा, मुझे पता है, इतने बड़े हो गए हो तो कुछ साल पहले तक दिया था टेलीविजन पर ना। मच्छर से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए भाई? मॉस्किटो नेट लगाना चाहिए रात में सोते समय, जहां तक हो सके गुड नाइट, ठीक है। इन सारे चीजों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये काफी पॉल्यूशन क्रिएट करता है। मैं गुड नाइट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके ऐड ये नहीं, मैं कभी भी यूज नहीं कीजिए। जहाँ जरूरत हो जबरदस्ती आपके पास मॉस्किटो नेट यदि नहीं है, आप वहाँ पे गुड नाइट, मॉस्किटो क्वाइल्स जितने भी आते हैं, यानी एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट जितने भी केमिकल्स आते हैं, चाहे तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हो, चाहे तो वो कोई ऑइंटमेंट हो, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी मॉस्किटो रिपेलेंट हो, बहुत सारी अगरबत्तियां आती हैं, ठीक है, उन सारे चीजों का इस्तेमाल जहां तक संभव हो यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये काफी पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये सारे डैमेज करते हैं। तो क्या करना चाहिए? सोते वक्त आपको मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी जिसे हम लोग कहते हैं, वो नेट यूज करना चाहिए। कहीं भी आपके घर में या आपके घर के अगल बगल, ऐसा नहीं कि घर को साफ रखो और सड़कों पे कूड़ा फेंको, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए कि घर और आपके अगल बगल की जो आपका अगल बगल का जो इलाका है वहां पर कभी स्टैग्नेंट वाटर ना हो, यानी जमा हुआ पानी ना हो, क्योंकि जमे हुए पानी में ही मॉस्किटोज क्या करते हैं, अंडा देते हैं और वहीं पे वो डेवलप करते हैं। तो कहीं पर भी जमा हुआ पानी ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर आप डालते रहिए कॉन्स्टेंटली अपने चारों तरफ के इलाके पे। अगर कहीं स्टैग्नेंट वाटर हो तो वहाँ केरोसिन ऑयल आप छीट सकते हैं ताकि मच्छर ना आए। सबसे बड़ी बात कि स्टैग्नेंट वाटर रहना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह का आप काम कीजिए ताकि मच्छर आपको काटे ही नहीं। ऐसे बहुत सारी जानकारियां मैंने दे दी हैं, पिछले 2 वीडियो से मैं बीमारी के बारे में पढ़ा रही हूँ, बट दुआ कीजिए ऊपर वाले से कि ना मैं बीमार पड़ूं ना आप बीमार पड़े। जितने भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो सभी कभी भी बीमार ना पड़े, बिकॉज जब कोई पर्सन को डिजीज हो जाता है उसके पास कुछ भी रहता है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है। बाय द वे ये चैप्टर काफी खतरनाक चैप्टर था क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैम आप इतनी सारी बीमारियों के बारे में पढ़ाती हैं, हमें डर लग जाता है। बच्चे इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि तुम सभी बीमार ना पड़ो। क्लियर? तो आज के इस वीडियो के साथ ही
मेरा ये चैप्टर यानी आपका ये चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल खत्म होता है। इसी के साथ 2020 के लिए आपके बायो का सिलेबस भी खत्म होता है। वेरी गुड, काफी जल्दी मैंने केमिस्ट्री आप लोगों का खत्म कर दिया है। आज मैं आप लोगों का बायो भी खत्म कर रही हूँ और अब सिर्फ रिवीजन क्लासेस आप लोगों के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।